हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने कल तक पढ़ा था, यानी पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और हम उसे संतुलित क्यों करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको रिएक्शन 1.4 दी हुई है। आयरन Fe प्लस H2O ये देता है आपको Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं हम इस रासायनिक समीकरण में इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से तत्व इसके अंदर हैं और किस साइड पर, यानी अभिकारकों की तरफ या उत्पादों की तरफ कितने कितने उनके परमाणु उपस्थित हैं। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, जैसा बॉक्स आपको दिया गया है, और हम लिखेंगे। देखिए, आपने इन्होंने लिखा है आयरन Fe, हाइड्रोजन H और O, ये तत्वों के नीचे लिखा है। अभिकारकों की तरफ इनकी संख्या, आयरन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। जबकि उत्पादों की तरफ यह संख्या आयरन की 3 है, आयरन के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार हम ये देखते हैं कि कौन से यौगिक में कौन सा तत्व सबसे अधिक है और उसी को सबसे पहले संतुलित करना शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम ऑक्सीजन को ही सबसे पहले संतुलित करते हैं। और ऑक्सीजन की संख्या हम देखते हैं, अभिकारकों की तरफ 1 है और उत्पादों की तरफ 4 है। तो यदि हम अभिकारकों की एक ऑक्सीजन की संख्या को 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों साइड अभिकारकों और उत्पादों की तरफ की जो ऑक्सीजन है वो बराबर हो जाएगी। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ उनके साथ गुणा या भाग करके उन तत्वों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए आपने उसको 4 से गुणा कर दिया। अब अगले चरण में हम देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है 1.6, ये इसमें ऑक्सीजन जो है वो संतुलित हो गई है, परंतु हाइड्रोजन और आयरन अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं। तो इसके आगे हमको क्या करना है, हमको हाइड्रोजन या आयरन दोनों में से कोई भी एक तत्व हम ले सकते हैं और एक तत्व लेकर हम उसको संतुलित करेंगे। तो हम हाइड्रोजन को लेते हैं। अभिकारकों की तरफ हाइड्रोजन जो है वो 8 हैं, जबकि उत्पादों की तरफ हाइड्रोजन 2 हैं। तो यदि हम उत्पादों की तरफ की हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ की हाइड्रोजन जो है वो बराबर हो जाएंगी। और जैसा कि समीकरण बनेगा 1.7 आयरन Fe प्लस 4H2O ये देगा आपको Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए, हाइड्रोजन भी 8 पूरी हो गई है दोनों तरफ और ऑक्सीजन भी 4 पूरी हो गई है दोनों तरफ। अब हमारे पास बचती है आयरन। आयरन अभिकारकों की तरफ 1 परमाणु है और लोहे के उत्पादों की तरफ 3 परमाणु हैं। तो हम यदि अभिकारकों की तरफ के लोहे के परमाणु को 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ के लोहे के परमाणु जो है वो बराबर हो जाएंगे। जैसा कि समीकरण 1.8 में दिखाया गया है, 3Fe प्लस 4H2O ये देगा Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप यदि गिनेंगे इनको तो आयरन के 3 परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं, हाइड्रोजन के 8 परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं। तो यह जो समीकरण है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो बन गया है। इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी छोटी संख्या से गुणा करके देखते हैं कि समीकरण संतुलित हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसके बाद जो अगला भाग है वो है भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को लिखना। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और एक और अवस्था होती है जिसे जलीय विलयन अवस्था कहते हैं, जिसको हम एक्वस बोलते हैं। तो जब कोई रासायनिक पदार्थ ठोस के रूप में लिया जाता है तो उसके फॉर्मूले के साथ, उसके जो यौगिक का सूत्र है उसके साथ हम S लगाते हैं, जबकि जो पदार्थ हमने गैस के रूप में लिया है उसके सूत्र के साथ G लगाया जाता है, जो पदार्थ हमने द्रव के रूप में लिया है उसके साथ L लगाया जाता है, और जो पदार्थ हमने जलीय विलयन के रूप में लिया है उसके साथ AQ लगाया जाता है। तो जैसा कि आप रासायनिक समीकरण 1.10 में देखेंगे कि लोहा जिसके साथ हमने S लगाया है वो ठोस अवस्था में लिया गया है, जल जो पानी है जो कि हमने गैसीय अवस्था में लिया है उसके साथ G लगाया गया है। Fe3O4 जो आयरन ऑक्साइड है वो बनता है आपका ठोस, तो उसके साथ S लगाया गया है, और जो आपके पास हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में है, इसलिए उसके साथ G लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हम रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी परिस्थितियों को भी लिखते हैं, जैसे तापमान, दबाव या उत्प्रेरक की अवस्था। उत्प्रेरक होता है वह पदार्थ जो
किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, तो उसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो इन सबको भी तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे जो है वो लिखा जा सकता है। जैसे आप अभिक्रिया 1.11 देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों की अभिक्रिया होती है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यानी दबाव के ऊपर। तो ये दबाव जो है वो तीर के ऊपर जो है लिखा गया है। CH3O4 ये आपका यौगिक बनता है, उत्पाद बनता है। नेक्स्ट है आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में आपको दिखाया गया है कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों की ही आवश्यकता होती है, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये दोनों भी परिस्थितियां हैं जिनको तीर के निशान के ऊपर दिखाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपको अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।